ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आज के लेक्चर में पढ़ना है एंट्रोपी। एंट्रोपी को एस से डिफाइन करते हैं। जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम ये हमारे थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स होते हैं, वैसे ही एंट्रोपी हमारा एक थर्मोडायनामिक वेरिएबल है। मतलब किसी कंटेनर के अंदर अगर हम प्रेशर चेंज कर देंगे तो बाकी के पैरामीटर्स भी चेंज हो जाते हैं, मतलब स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, वैसे ही एंट्रोपी को कैसे डिफाइन करें अगर ये एक थर्मोडायनामिक वेरिएबल है तो। ठीक है, तो कोई कंटेनर के अंदर हमारे पास एक गैस है, तो ये पर्टिकुलर गैस का एट अ टेम्परेचर T1 ये जो इसकी पोजीशन होगी इस मॉलिक्यूल्स की, इसका जो ओरिएंटेशन होगा मॉलिक्यूल का वो पर्टिकुलरली डिफाइन होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि एंट्रोपी ये शब्द है ये डिफाइन करता है रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल्स कितने रैंडमली इस गैस के अंदर ओरिएंटेड है। अगर मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा यूनिफॉर्मली ओरिएंटेड है तब उसकी एंट्रोपी काफ़ी कम होती है, ऐसा हम कहते हैं। अगर मॉलिक्यूल किसी कंटेनर के अंदर रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड है, रैंडमली इनऑर्गेनाइज्ड है, तो उसकी एंट्रोपी हम ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सिस्टमैटिक होगा मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट तो एंट्रोपी कम, और जहाँ पे बहुत ही मॉलिक्यूल्स का केओस होगा, भीड़ भाड़ होगी, तो वहाँ पे एंट्रोपी ज़्यादा होती है। उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एस। चेंज इन एंट्रोपी हम डिफाइन करते हैं, जैसे वर्क, चेंज इन वर्क डन, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, वैसे ही हम चेंज इन एंट्रोपी डिफाइन करते हैं। सो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, और एंट्रोपी इज रिलेटेड टू डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। जितना डिसऑर्डर्ड होगी सिस्टम उतनी ज़्यादा उसकी एंट्रोपी होती है। एक पॉइंट और डिफाइन किया है एंट्रोपी के बारे में, एंट्रोपी कैन बी क्रिएटेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, हम सिस्टम को ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब एंट्रोपी हमने क्रिएट की। ठीक है, और जैसे ही किसी सिस्टम को हमने क्रिएट किया तो एंट्रोपी यहाँ पे आ गई, राइट। अगर इस सिस्टम को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेट्स से इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया या कंप्रेस कर दिया, एक्सपांड कर दिया, तो उसकी एंट्रोपी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और वापस सेम स्टेट पे लेके जाओगे तो यू कैन नॉट गेट द सेम एंट्रोपी। ठीक है, मतलब गैस T1 टेम्परेचर पे था, सिंपल आसानी से समझो, T1 टेम्परेचर पे गैस था, इसकी एंट्रोपी S1 थी। T2 टेम्परेचर पे गए, इसकी एंट्रोपी S2 हो गई। टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ती है, फॉर्मूला पे नहीं जाना, फॉर्मूला से नहीं हम कह सकते क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है वहाँ पे। कॉन्सेप्चुअली जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। दूसरी बात, अगर ये T2 टेम्परेचर वापस T1 टेम्परेचर पे लेके आएंगे तो देर इज़ नो चांस यू गेट द सेम एंट्रोपी बैक, क्योंकि ये एंट्रोपी T1 टेम्परेचर पे इस मॉलिक्यूल का मोशन के बारे में बता रही थी। अगर तुमने टेम्परेचर T2 से वापस T1 लाया तो कोई गारंटी नहीं है कि ये मॉलिक्यूल पहले इस डायरेक्शन में मूव हो रहा था तो वापस टेम्परेचर T1 करने पे वो वही सेम डायरेक्शन में मूव होगा। तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस रिपीट नहीं हो सकती, इसीलिए थर्ड पॉइंट उसको कहेगा एंट्रोपी ऑलवेज गो ऑन इंक्रीजिंग इन इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, एज वेल एज रिवर्सिबल प्रोसेसेस ऑल्सो, इन ऑल प्रोसेसेस लिखना चाहिए, इन ऑल दी प्रोसेसेस, चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, आइसोबारिक हो, एडियाबैटिक हो, कोई भी हो। ठीक है, और ऐसी कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसके अंदर एंट्रोपी डिक्रीज हो। It is not possible to have a process in which entropy of an isolated system is decreased. ठीक है, सो ये एंट्रोपी हमने एक क्वांटिटी पढ़ी जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। अभी इसका कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और हमें फिर इसका यूनिट भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, when 1 kg of ice at 0 degree Celsius melts to water at 0 degree Celsius, comma, the resulting change in entropy taking latent heat of ice to be 80 कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस इज, और 4 ऑप्शन दिए हैं, 293 कैलोरी पर केल्विन,
273 कैलोरी पर केल्विन, 8 इंटू 10⁴ कैलोरी पर केल्विन, एंड ऑप्शन डी दिया है 80 कैलोरी पर केल्विन। ओके, सो ये हमें यहाँ पे दिया है कि एक 1 kg का आइस है, वो मेल्ट हुआ वाटर में, 1 kg का ही रहेगा ना वाटर में जब जाएगा तो, ठीक है। तो जब ये हो गया आइस टू वाटर मेल्ट, तो उसकी एंट्रोपी कितनी चेंज हुई होगी ये बताओ। तो चेंज इन एंट्रोपी बताते हैं, क्या फॉर्मूला है हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी का, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई टी, बराबर है। तो यहाँ पे हम एंट्रोपी का चेंज निकाल सकते हैं, तो मुझे पहले डेल्टा क्यू चाहिए। कोई यहाँ पे मुझे बता सकता है कि डेल्टा क्यू का क्या फॉर्मूला हम यूज़ करें। यहाँ पे फेज चेंज हो रही है आइस टू वाटर, m इंटू एल। डेल्टा क्यू के दो फॉर्मूले हमारे पास है, एम एस डेल्टा टी और m इंटू एल। यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, विल यूज दिस फॉर्मूला। सो डेल्टा क्यू के जगह पे हम m इंटू एल लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखेंगे आइस के लिए, आइस टू वाटर, वाटर टू आइस फ्यूजन लिखते हैं, वाटर टू वेपर या वाटर टू स्टीम, स्टीम टू वाटर, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिखते हैं, डिवाइडेड बाई ये टी। केल्विन में पुट करना टेम्परेचर, मास कितना दिया है, हाउ मच इज द मास 1 kg, उसको CGS में लिखेंगे क्योंकि कैलोरीज में हमें चाहिए आंसर, तो उसको 1000 ग्राम लिखेंगे, ठीक है। इसकी लैटेंट हीट ऑफ वेपर, लैटेंट हीट ऑफ आइस फ्यूजन दिया है 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, वी विल टेक इन केल्विन क्योंकि यूनिट में यहाँ पे देखना, ऑप्शंस में हमने देखा डिनोमिनेटर में जो टेम्परेचर की टर्म हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं दैट शुड बी इन केल्विन। सो 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा 273। ओके, तो इसे सॉल्व करो और बताओ कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। यस, वी गॉट द आंसर, ऑप्शन ए 293 कैलोरीज पर केल्विन। यहाँ पे एंट्रोपी S1 थी, यहाँ पे एंट्रोपी S2 थी, तो चेंज कितना हुआ जब ये आइस मेल्ट डाउन हुआ वाटर में, तो 293 कैलोरीज पर केल्विन, केल्विन नॉट केजी, केल्विन, ठीक है। हम अभी चलते हैं, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं और आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। दिस इज द लास्ट बिट ऑफ द डिस्कशन इन थर्मोडायनामिक्स। हेडिंग रहेगा 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ पढ़ा, ठीक है। हमने सेकेंड लॉ पढ़ा, ठीक है। थर्ड लॉ नहीं है, 0th लॉ है। 0th लॉ हुआ क्या, जैसे मैं कल बात कर रहा था, फर्स्ट लॉ में हमने किसकी बात की, फर्स्ट लॉ में हमने बात की डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। हीट और वर्क का एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है वो फर्स्ट लॉ के रिलेशन से हमें मिलता है, और इंटरनल एनर्जी के बारे में भी चर्चा फर्स्ट लॉ करता है। सेकेंड लॉ क्या चर्चा करता है कि 100% कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है, और जो लोअर टेम्परेचर है उसको और कम नहीं कर सकते जब तक तुम एक्सटर्नल वर्क ना करो, ठीक है। तो वो कंडीशनल हमें सेकेंड लॉ से मिली थी। फिर उन्होंने देखा यार एक चीज़ यहाँ पे बताना हम भूल गए, वो बहुत छोटी चीज़ थी, तो फर्स्ट सेकेंड लॉ के बाद उनको याद आया, तो फर्स्ट लॉ ये वर्ड तो ऑक्यूपाई कर लिया था जो स्टेटमेंट हमने कहा, तो जगह नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि फिर उसको नाम दे दो 0th लॉ, ठीक है। ऐसी कुछ कहानी हुई थी, ठीक है। 0th लॉ क्या कहता है, तो लेट्स अंडरस्टैंड 0th लॉ। हम यहाँ पे एक सिस्टम बनाते हैं और यहाँ पे फिर बताते हैं चीज़ें को। एक कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे हम एक पार्टीशन करते हैं, यहाँ पे एक पार्टीशन ऐसा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ए गैस है या कोई मटेरियल है, कोई लिक्विड कुछ भी रखा है, यहाँ पे बी गैस है, यहाँ पे सी गैस है, ठीक है। और ये बी और सी के बीच में ये जो वॉल है उसको मैं रेड कलर कर देता हूँ, ठीक है। ये जो वॉल है इसको रेड कलर कर देता हूँ, रेड नहीं, उसको हम कर देते हैं ब्लू कलर, ये ठीक है। ये वॉल है बी और सी के बीच में, और वही वॉल यहाँ पे है सराउंडिंग में, और मैं अभी इस वॉल को आइसोलेट कर रहा हूँ, ठीक
ठीक है, इसको कहते हैं दिस इज एडियाबैटिक वॉल, इसको नाम देते एडियाबैटिक वॉल। क्या मतलब हुआ एडियाबैटिक वॉल करने से? यहाँ से हीट इधर नहीं जाएगी, बी टू सी हीट नहीं जाएगी, ना सी से बी पे हीट आएगी, सराउंडिंग से भी आने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि हमने इसको आइसोलेट कर दिया। एडियाबैटिक वॉल मतलब आइसोलेटेड वॉल है ये, ठीक है, आइसोलेटेड वॉल है, मतलब कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा वहाँ से, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। लेकिन हमने यहाँ पे ये जो है ये वाली वॉल यहाँ पे लगा दी, ये वाली वॉल मैंने लगा दी, इसका नाम था डायअथर्मिक वॉल। डायअथर्मिक वॉल मतलब कंडक्टिंग वॉल, कंडक्टिंग वॉल मतलब यहाँ से यहाँ का यहाँ तक हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर ऐसा किया तो ऑब्जर्व हमने कुछ किया यहाँ पे और कंक्लूजन बोला। मुझे बताओ ए और सी के बीच में हीट ट्रांसफ़र हो सकता है क्या? ए और सी के बीच में हीट की लेन देन हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि कंडक्टिंग वॉल है। यस, यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफ़र होगा। अच्छा, बी और ए के बीच में भी वैसे ही होगा जैसे सी और ए के बीच में हीट ट्रांसफ़र हो रहा था। टेम्परेचर हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र होगी, जो हायर होगा वहाँ से लोअर टेम्परेचर की तरफ, ठीक है। सो ये कंडक्टिंग वॉल के कारण ए और सी इंटरैक्ट कर सकते हैं, ए और बी इंटरैक्ट कर सकते हैं, लेकिन बी और सी इंटरैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो थोड़ी देर बाद देखा गया कि ये तीनों के तीनों, पहले तो ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे, फिर ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, राइट। फिर देखा गया बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। तो इसका स्टेटमेंट हमने नीचे लिखा, फिर ये जो हमने कहा है उसको लिख लेते हैं। इफ, ये स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इफ टू सिस्टम B and C are separately in thermal equilibrium with a third one A, मतलब ये B और C सेपरेटली A के साथ जुड़े हुए हैं, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्योंकि कंडक्टिंग वॉल है, बाद में थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा इनके बीच में। देन दे देमसेल्फ मतलब बी और सी की बात कर रहे हैं। देन दे देमसेल्व्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। तो थोड़ी देर बाद देखा गया कि ये तीनों के तीनों ए बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब थोड़ी देर बाद तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, मतलब दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऑल राइट, सो हुआ क्या, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। दैट्स अ सिंपल स्टेटमेंट, और क्या ज़्यादा डिस्कस करना है इसके ऊपर। यहाँ पे एक कंडक्टिंग वॉल थी और बाकी के पोर्शन में हमने नॉन कंडक्टिंग या आइसोलेटेड वॉल यहाँ पे लगा दी, ठीक है। तो ए और सी डायरेक्टली कनेक्टेड थे, ए और बी डायरेक्टली कनेक्टेड थे बिकॉज दे कैन ट्रांसफर द हीट थ्रू दिस कंडक्टिंग वॉल। लेकिन बी और सी कैन नॉट ट्रांसफर हीट बिटवीन देम बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय अ डायअथर्मिक वॉल विच डज नॉट अलाउ देम टू पास द हीट। तो ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे क्योंकि हीट की लेन देन होगी, ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे क्योंकि हीट की लेन देन होगी। तो बाद में देखा गया कि ए और सी का कनेक्शन है, तो ए और बी का कनेक्शन है, तो बाद में बी और सी भी दोस्त बन गए, राइट। ए एंड सी कनेक्टेड थे, ठीक है, फिर ए एंड बी कनेक्टेड थे, तो अल्टीमेटली बी एंड सी भी क्या हो गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, ठीक है। दिस इज नथिंग बट zeroth law of thermodynamics, which defines when two bodies interact separately, then the third body which does not interact with each other will become also in thermal equilibrium। ये नन्ना मुन्ना सा स्टेटमेंट था zeroth law of thermodynamics, ठीक है। ज़्यादातर कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, जो भी क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक के ऊपर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम
फर्स्ट लॉ एंड द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो इस प्रकार ये टॉपिक हमने कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, दैट विल बी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो आज के लेक्चर